हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक्चुअली मैंने पहले डिसाइड किया था कि इसको हम 2 लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन वो थोड़ा बड़ी हो गई थी वीडियो। तो उसके बड़ी होने की वजह से हम लोग इसको 3 लेक्चर्स में करेंगे। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो और मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ज्ञान हो सके। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज भी आएंगे मेरे इस पे। एंड जहाँ तक पॉसिबल है अभी फ़िलहाल तो मेरे कोर्सेज बिल्कुल फ्री होंगे, आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। और लोग प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं फंडामेंटल्स पे, सिर्फ हाँ शेयर खरीदो, अरे बढ़िया बेचो। तो मैं चाहता हूँ कि लोग शेयर खरीदें बेचें, लेकिन उससे पहले थोड़ा उनका ड्यू डिलिजेंस लेना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। तो और आजकल बहुत सारे रिटेल जो हैं वो सिर्फ प्राइस एक्शन पे भाग रहे हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू रेशियोज फर्स्ट, एंड लेट अस प्रोसीड द दिस थिंग लेक्चर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी। तो प्लीज़ आप अपना योगदान ज़रूर दें इस नोबल एक्ट में, और मेरी वीडियोस को लाइक करो। तो चलो, ये सब हमने कल देख लिया था। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पे। तो उसमें से पहला आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मतलब एक तो होती है लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी उसको बोलते हैं, कि उस छोटे टाइम में पैसा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा। ये है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो इसके अंदर पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो। आपने बहुत सुना होगा, दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड एज डेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। डेट कंसिस्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटीज़। आपने नेटवर्थ की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में देखी होगी, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल चार्ट है, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए मेरे हिसाब से कॉपी में। Net worth is share capital plus reserve and surplus minus fictitious assets, right? तो let us get back to this thing. तो debt to equity ratio मतलब debt divided by net worth. A debt equity ratio of 1.5 times indicates 5 indicates that the company has borrowed 1.5 for every rupee contributed by the owners. मतलब क्या हुआ, अगर आपकी 100 रुपये की नेटवर्थ है, इक्विटी है, और आपका डेट मान लो 80 है, तो आपका डेट टू इक्विटी हो गया 0.8। मतलब आपने 1 रुपये कंट्रीब्यूट किया और 80 पैसे आपने लोन लिया। तो ये इसका मतलब है। तो सेकेंड वाला है लाइबिलिटीज टू इक्विटी रेशियो। द रेशियो इज लाइक डेट टू इक्विटी रेशियो, बट for the fact that in this case in numerator all liabilities whether interest bearing or not are considered। पहले तो हमने देखा था इंटरेस्ट बियरिंग ओनली, राइट, और दूसरे में क्या है, सारी। ऐसा होता है ना कुछ हमें विदाउट इंटरेस्ट भी वापस करनी है, तो दैट इज ऑल्सो एन लाइबिलिटी, राइट। मैं अपने फ्रेंड से उधार ले लूँ 0% पे, बट दैट इज द लाइबिलिटी, सो दैट इज कंसिडर्ड इन दिस रेशियो, दैट इज लाइबिलिटीज टू इक्विटी रेशियो। फिर आता है टोटल डेट टू टोटल कैपिटल, ठीक है। टोटल कैपिटल पहले में क्या था, नेटवर्थ में सिर्फ इक्विटी आएगी, जबकि टोटल कैपिटल में इक्विटी एंड डेट सारा आएगा, राइट। दिस इज अ वेराइटी ऑफ डेट इक्विटी रेशियो एंड इज इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ए डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 is essentially a debt to capital ratio of 66%। तो डेट टू इक्विटी में क्या हो गया, रेशियो 2:1 है, मतलब इक्विटी है 1 और डेट है 2, करेक्ट। अब क्या होगा, अगर हम निकालें डेट टू टोटल कैपिटल, तो टोटल डेट कितना है, 2 डिवाइड बाई टोटल कैपिटल 2, आपका डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी कितनी है 1, 2 डिवाइड बाई 3 दैट इज 0.66, यानी कि 66%, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उस जगह पे पॉज करके कि समझ में नहीं आया हो तो, ओके। फिर आता है अपना
ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक्चुअली किसी कंपनी का एक तरह से गारंटी होती है कि कितनी गारंटी है कि इंटरेस्ट उसका पे कर पाएगी, ठीक है। EBIT oblique interest expressed in times. This ratio indicates the comfort level of the firm in the ability to pay interest. मतलब कितनी कंफर्टेबल है इंटरेस्ट पे करने में। बैंकर अटैच a lot of importance to this coverage ratio while appraising a loan. आप इसका इंटरेस्ट दे पाओगे कि नहीं जो आपने लोन लिया है, तो इसलिए बैंकर्स बहुत यूज़ करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अरे इट शुड बी मोर देन 100%, देन ओनली वी विल बी एबल टू गिव लोन, ठीक है। फिर आता है आपका फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो। टू द रेशियो measures the ability of the company to honor all the debt obligations like interest, repayment of debt। ऊपर वाले ने सिर्फ इंटरेस्ट लिया, ठीक है, नीचे वाला ओरिजिनल जो डेट है वो और इंटरेस्ट दोनों दिखते हैं। तो फिक्स चार्जेस कन्वर्जन रेशियो, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप सिंपल सा है ये, EBIT प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ डेट डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इसमें डाल के आप निकाल भी सकते हो। अब आता है हमारा लास्ट वाला, याद है हमने आउटलाइन में क्या पढ़ा था? आउटलाइन में हम लोगों ने देखा था प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ हमने एक तो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू रेवेन्यूज दोनों देखे थे। फिर ये था एफिशिएंसी, वो हम लोगों ने देखी थी, TA TR एंड अदर थिंग्स। लिक्विडिटी हमने देखी है शॉर्ट टर्म वाली, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अब आती थी हमारी मार्केट स्टैंडिंग और वैल्यूएशन रेशियोज, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। मार्केट स्टैंडिंग, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। हम लोगों ने, अच्छा एक मज़ेदार चीज़ है, हम लोगों ने इतने सारे रेशियोज पढ़े हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, और अब हम लोग पढ़ेंगे मार्केट स्टैंडिंग, राइट। और सबसे ज़्यादा जो एनालिस्ट भी देखे होंगे आपने टीवी पे सो कॉल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ ये देख के बता देते हैं पीई, अगर पीई कम है तो बहुत बढ़िया है, पीई ज़्यादा तो नहीं है, महंगी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पीई इज़ वन ऑफ द रेशियोज जिसको हमको देखना चाहिए, और उतनी ही इंपॉर्टेंस हमको प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियो को देनी चाहिए, एफिशिएंसी वाले रेशियो को देनी चाहिए, ठीक है, और सॉल्वेंसी वालों को देनी चाहिए, और इसको भी देनी चाहिए, लिक्विडिटी वाले को देनी चाहिए, और मार्केट स्टैंडिंग को भी देनी चाहिए, ठीक है। तो जो लोग पीई को देख के सिर्फ करते हैं तो वो एक इनकम्प्लीट एनालिसिस, राइट। अब चलते हैं इस पर। पीई रेशियो, अ वेरी पॉपुलर रेशियो ऑफ फाइनेंशियल मार्केट players is a relative valuation measure for equity share and is measured as market price per share to EPS। मतलब 100 रुपये का शेयर है और अगर वो 10 रुपये उसकी EPS है, अर्निंग पर शेयर, तो उसका पी रेशो हो गया 100 डिवाइड बाई 10, दैट इज 10। एंटरप्राइज वैल्यू और EBITDA मल्टीपल। Enterprise value is combination of market value of equity and debt। Enterprise value क्या है? आपकी इक्विटी की कॉस्ट, आपकी डेट की कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट नहीं, वैल्यू। EBITDA is earning before interest, tax, depreciation and amortization। EBITDA multiple neutralizes the effect of capital structure, ठीक है। न्यू और ओल्ड कंपनी, फॉर एग्जाम्पल न्यू और ओल्ड एसेट्स दस लीडिंग टू डिफरेंट डेप्रिसिएशन एंड कॉर्पोरेट टैक्स इफेक्ट, दिस रेशियो। तो ये एक्चुअली इन सब में ये सब है नहीं ना, टैक्स भी नहीं है इसमें, डेप्रिसिएशन भी नहीं है इसमें, अमोर्टाइजेशन नहीं है। तो कोई कहता है नहीं यार मेरे में तो नए एसेट्स हैं तो इनिशियली उसकी डेप्रिसिएशन कम होगी, बट ये बंदा ये जो EBITDA है ये देखता ही नहीं है उसको, ये तो बिफोर डेप्रिसिएशन देखता है कि भाई आपका डेप्रिसिएशन से पहले जितनी अर्निंग आ रही है वो उसमें इंटरेस्टेड हो। तो EBITDA इज़ वन ऑफ द लीडिंग रेशियो दैट इज़ यूज्ड
while calculating, while analyzing the financial statement of any company, right? The ratio indicates the value of the company, unlike P ratio which indicates value of equity. आप समझे ना? EBITDA है वो आपका एक्चुअली टोटल को देखती है, इक्विटी प्लस डेट, जबकि पी सिर्फ आपकी इक्विटी को देखती है, ठीक है? तो कंप्लीट पिक्चर आपको लोग तो पी देख के सब कुछ कर रहे हैं, बट आपको इबिटा भी देखना चाहिए। इबिटा एक कंप्लीट पिक्चर देता है, डेट भी उसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट, प्राइस टू बुक रेशियो मेजर्ड एज अ मार्केट प्राइस पर शेयर टू बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब जो बुक वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू है उसका क्या रेशियो है। दिस रेशियो इज प्रोपोर्शनल appropriate for companies that depend on assets held as value driver, ठीक है? However, the company that has intangible not reflected in 5 balance sheet like brand, image, human resources, this ratio is not appropriate. जैसे कोई कंपनी है, उसका भाई ह्यूमन रिसोर्सेज, इमेज, ब्रांड उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो उसके लिए ये प्राइस टू बुक करना सही नहीं है, क्योंकि बुक में तो उसकी बुक आएगी ना, अब इन एसेट्स आएंगे ना बस। और दुनिया के और किसी कंपनी के पास मान लो टैलेंट भरा हुआ है, लोग बहुत क्रिएटिव हैं, टैलेंट ही टैलेंट है, और उसके पास सिर्फ एक चेयर है बैठने के लिए, तो उसमें तो आप प्राइस टू बुक में अलग आएगा, क्योंकि बुक में तो सिर्फ उसकी वैल्यू है ना, चेयर की, टेबल की, ये जो छोटा सा ऑफिस है उसकी, उनकी नहीं है ना, जो उनका दिमाग है एम्प्लॉयज़ का, राइट? तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसी कंपनी जिनमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज लाइक नॉन टेंजिबल एसेट्स, उनकी स्टडी के लिए ये ठीक नहीं है प्राइस टू बुक। तो हर किसी का प्राइस टू बुक देख के ही दुनिया बताती है अगर कि ये महंगी है, सस्ती है, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। और ना ही अकेले पी पे देखना चाहिए। द बुक वैल्यू ऑफ शेयर इज मेजर्ड एज नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नेटवर्थ मतलब वही इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी कैपिटल पर शेयर इज एक्चुअली द बुक वैल्यू, करेक्ट? इक्विटी में आपने नेटवर्थ में देखा था अभी, इक्विटीज प्लस प्रेफरेंसेस माइनस फिक्स्ड एसेट्स, वो सब। अब आती है डिविडेंड यील्ड, मेजर्ड एट डिविडेंड पर शेयर टू मार्केट प्राइस पर शेयर। डिविडेंड यील्ड इंडिकेट्स द रिटर्न in terms of dividend for shareholders on equity shares. आप सिंपली जो डिविडेंड आपको पर शेयर मिलता है उसको शेयर प्राइस से डिवाइड कर दो, दैट इज अर्निंग यील्ड, सॉरी डिविडेंड यील्ड। सर्टेन इन्वेस्टर प्रेफर हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, करेक्ट? तो अब हमारे रेशियोज हो चुके हैं। आप एक मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, आप screener.com पे जाना और आप देखना वहाँ पे क्या क्या। पहले वाले लेक्चर में जो सबसे पहला लेक्चर था अपना, उसमें हम लोगों ने बेसिक देखा था, बैलेंस शीट क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है? उनका यूज़ कर करके सेकंड वाले लेक्चर में हमने देखा, सेकंड और इसमें, कि उन सब डेटा को यूज़ करके आप रेशियोज निकाल सकते हो डिफरेंट। उन रेशियोज को एनालाइज करके कंपेयर करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि कौन सी कंपनी इज बेटर देन दिस बेस्ड ऑन दीज रेशियोज, एंड दीज आर कॉल्ड KFR, की फाइनेंशियल रेशियोज, करेक्ट? सिंपल। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज इट। अब आगे का प्लान देखते हैं, अगर हम कुछ एग्जाम्पल से कर पाएँ तो। दिस इज द नेटवर्थ ऑफ बफेट। आपकी कितनी है? तो हैव मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।